नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जो कल देर रात लोकसभा से पास हो गई है और अब राज्यसभा में पास होने के बाद वो पूरा खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। वो खेल जो जमीन को कब्जा करने के नाम पे, वो खेल जो वक्फ के नाम पे चल रहा था, वो खेल जो जिहाद के नाम पे चल रहा था, और वो खेल जिसके पीछे में वो सारे लोग थे जो आज कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल से, इस संशोधन बिल के पक्ष में नहीं बल्कि इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं और तर्क दे रहे हैं। जो भी तर्क दिया जा रहा है इस करीब 13.5 घंटे की बहस में, कल जो तर्क दिए गए, वो तर्क कहीं से भी जो है लॉजिक के लेवल पे, ये लॉजिक की कसौटी पे खड़े नहीं उतर रहे थे। आज राज्यसभा में फिर से इसे पेश किया गया और राज्यसभा में पेश होने के बाद इस पे वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद, यहां से पास होने के बाद सीधा राष्ट्रपति के पास बिल को भेजा जाएगा और वहां से राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह कानून की शक्ल में हमारे और आपके बीच में होगा। और उसके बाद जितने भी अवैध संपत्ति, सरकारी संपत्तियों पे, निजी संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है, जिस तरीके से जमीन जिहाद किया गया इस वक्फ एक्ट के आड़ में, या 2013 के वक्फ एक्ट के 2013 के संशोधन की आड़ में जिस तरीके से ये किया गया था, वो सब पर धीरे धीरे लगाम लगेगी और उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो वर्षों से वक्फ द्वारा अपनी कमाई की, अपने पुश्तैनी जमीन, अपनी कमाई हुई जमीन को वक्फ द्वारा दावा ठोक देने के बाद कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे और उनको कहीं से भी इस लड़ाई को जीतने की और अपनी जमीन वापस लेने की उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। लेकिन यह जो संशोधन बिल पास होगा, जब कानून बनेगा, तो उन सब की उम्मीदें भी पूरी होगी, उन सब के सपने भी पूरे होंगे जो वक्फ के कब्जे से अपने जमीन को छुड़ाने का सपना देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये बिना इस कानून में संशोधन किए इस सपने को पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जो है ये जो बिल के पास हो जाने के बाद और कानून बन जाने के बाद उनके सपने भी पूरे होंगे। आज जो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड पे, जो कल लोकसभा में देर रात और आज राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, वो चर्चा ये थी कि क्या ये मजहबी बिल है। क्योंकि वक्फ को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वक्फ के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, जो पार्टियां खड़ी है, जो नेता खड़े हैं, उनका कहना है कि यह एक मजहबी संगठन है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है वो इस्लाम में हस्तक्षेप है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। लेकिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन दोनों ने साफ कर दिया, और जितने भी वक्ता एनडीए की तरफ से आए, सभी ने इस बात को साफ कर दिया कि वक्फ जो है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के हिसाब से इस पर कानून चलेगा, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही मजहब से लेना देना नहीं है तो इस पे वो सारे कानून जो है वो लागू होते हैं जो दूसरे पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे लागू होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसमें जो सुझाव दिए थे, जो उन्होंने कहा था कि ये संशोधन होने चाहिए, जितने भी एनडीए के साथी हैं उन सभी के सुझावों को मान लिया गया। विपक्ष के भी बहुत सारे सुझावों को इस जो जेपीसी बनी थी उस जेपीसी में स्वीकार कर लिया गया और कल जो बिल फाइनली पेश हुआ उस बिल में भी उसे जगह दे दी गई है। यानी जो सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा था कि आर्टिकल 40 जो है इस वक्फ एक्ट का, उसमें जो बातें की जा रही थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। जो आर्टिकल 3 का सब क्लाउज ई है उसको लेकर के विरोध हो रहा है, उन सब को बदल दिया गया है और उस बदल देने के बाद से अब नए शक्ल में यह वक्फ बिल जो है उच्च सदन में भी है, उच्च सदन में चर्चा चल रही है। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि अभी क्या स्थिति है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या सही में जिस तरीके से इस बिल पे आरोप लगाए जा रहे थे कि यह बिल जो है वो मजहबी है और ये मुसलमानों के प्राइवेट या पर्सनल जो उनका इख्तियार है उसमें दखल है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर जानना चाहेंगे और हमारे जितने भी मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले अभी राज्यसभा में चल के आ रहा है, सीधा आपको लिए चलते हैं राज्यसभा और राज्यसभा में दिखाते हैं जो क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले हमने हमारे जो संवाददाता, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने बात की है महेश शर्मा से, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद हैं, उनसे जो बात की है वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद सीधा आपको लिए चलेंगे राज्यसभा। भी लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा जारी है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा साहब से। डॉक्टर साहब, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बहुत बड़ी चूक और मैं कहता हूँ कुछ हद तक राजनीतिक लोगों ने अपने हित साधने के लिए इस वक्फ के कार्य को, इसकी परिभाषा को और इसकी कार्यप्रणाली को अपने हित में बनाने के लिए इसमें
बदलाव किए थे। आज बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि ये हित, जिसके अंदर कुछ लोग भ्रष्टाचारी लोग, कुछ माफिया लोग, कुछ गैंगस्टर टाइप के से लोग वक्फ की ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे थे, अपने हितों में उसे बेच रहे थे, लीज पर दे रहे थे। और वक्फ जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि इस ज़मीन के माध्यम से मुस्लिम भाइयों का उद्धार हो, उनके शिक्षा के लिए, उनके धार्मिक आयोजनों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनका उद्धार हो, उन किसी विषयों को आज इस बिल के अंदर नहीं छुआ गया है। बल्कि मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम कई संगठनों ने भी इसकी तारीफ़ की है कि ये हित मुस्लिमों के हित का, ये बिल जो लाया गया है मुस्लिमों के हित में है। और मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से ये अपेक्षित था। आज इस कमी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। वो कोई भी कार्य करते हैं वो मानव हित में होता है, देश हित में होता है। राजनीतिक लोगों को राष्ट्रहित के मुद्दों पर, मानवता के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा साहब, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश हित में काम करती है। ये जो बिल है वो देश हित में है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और अब आपको ले चलते हैं मोहिदुल्ला नकवी। मोहिदुल्ला नकवी, आपको याद होगा कल जिसके बारे में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जिसको भी इस बिल से समस्या है और जो कह रहे हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे, उसे मानना पड़ेगा। और बहुत ही गंभीरता से कहा था, बहुत ही सीरियसली कहा था। मोहिदुल्ला नकवी से बात की, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनसे भी बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ये सवाल और जवाब तो हम बहुत जेपीसी में दे चुके, पार्लियामेंट में दे चुके हैं। विरोध का आधार क्या है? अरे भाई, किसी धर्म समुदाय के ताल्लुक से आप कानून बना रहे हो और कानून का जो ड्राफ्ट तय हो रहा है उसमें उस धर्म का कोई स्कॉलर ना हो, ये लॉजिक है कानून लाने की? ये लॉजिक है जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दिए कि 2013 का कानून ना आता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अरे आप सुधार देते उसको। इतनी आपने 6 महीने में एक्सरसाइज की, पार्लियामेंट में रात 2:30-3 बजे तक लोग भूखे बैठे रहे। ये लॉजिक है। अगर कोई गवर्नमेंट अगर गलत कानून लेकर आई थी, आप उसको सुधार देते, उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते थे। वो बैठ करके इतना सारा सब करना देश में जैसे कोई कुछ फतह हो रही है। और आज क्या LOP साहब ने बयान दिया कि जब 4,000 जो है, 48,000 जो है जगह जो है वो चाइना की वो दवा, चाइना ने दवा ली है हमारी। तो हम ये वक़्फ़ का अपने भाइयों की ज़मीन के बारे में फैसला करके खुश हो रहे हैं और चाइना हमारे साथ में घुस के बैठ गया और ज़मीन छीन रहा है, उस पर हम सीना नहीं ठोक रहे। हम तो अपने घर के लिए बहादुर हैं, पड़ोस के लिए नहीं, गैरों के लिए नहीं। यही तो हमारी कमी है। तो मोहिदुल्ला नकवी, हालांकि अमित शाह जी की बात के बाद से शायद इनके जो तेवर जो है वो कुछ नरम अभी पड़ रहे हैं और सीधी तरह से कल जिस तरीके से बात कर रहे थे वो बात आज उनकी, वो तलखी जो है उनकी बात में आज नजर नहीं आ रही थी। सीधा आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल जो है वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एक बार सुनाते हैं आपको, सीधे ले चलते हैं राज्यसभा। आपको बताता हूं कि आप लोग कभी नहीं दिए होंगे 10% विधानसभा की टिकटें हमारी पार्टी ने मुसलमानों को दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई अलग धर्म या मजहब के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम केवल आपको ये कहना चाहते हैं कि सभी को लेकर चलने का, ये प्रधानमंत्री जी का भी वही मंशा है। परसों नागपुर गए, आप लोग नागपुर 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 करते हैं, वो जहां भी कहीं गए होंगे, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर भी वो गए थे। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं? आपको जो पसंद आएगा, आप लोगों के, मैंने टीवी पे कई लोगों के, अलग अलग लोगों के मैंने वक्तव्य देखे। चेयरमैन साहब यहां गए, सर संचालक के वहां हेडक्वार्टर में गए, इनको नमन किया, उनको, अरे जरूर किया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीब, वंचित, दलित लोगों की आस्था के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने भी नतमस्तक हुए। और यही तो भारत का संविधान, वही तो वो सभी तो वही कह रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार की एक संकुचित सोच को लेकर अगर हम चलते हैं। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडोनेशिया और तुर्की और अनेक देशों के हमारे नड्डा जी ने यहाँ पर उदाहरण दिए,
वो लोग अपने आप को समय के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और हम जानबूझकर एक समुदाय को बार बार नीचा दिखाने की या उनको एक अलग तरह से समाज में उनके प्रति सोच बनाने की क्यों हम कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आप लोग इस तरह से मजहब देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज तक जो रही है, मजहब से भी ज्यादा हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पर हमारे एक जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ देश में चलते आई, वो हजारों साल से है। और वो व्यवस्था को दूर करने का काम वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा बीमारी थी तो वो जातीय व्यवस्था की थी, लेकिन उसको दूर किया गया। मंडल आयोग आया। साहब, मंडल आयोग की सिफारिश इनके टाइम पर बहुत वर्षों तक पड़ी थी। वो आप जिस सरकार में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, उसमें मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार करके आज इस देश के करोड़ों लोगों को, ओबीसी को और गरीब जनता को न्याय देने का काम हुआ। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? खाली एक ही बात करना, मजहब की बात करके लगाना, ये बात ठीक नहीं होती है सर। इससे समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं, और ऐसे जो लोगों ने जो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठकर हाथ मिलाकर सरकारें बनाकर, मगर जो उनका जो अंदर का जो सोच है, यहाँ की सोच है, वो बदली नहीं है। उनके साथ, उनके मामले में भी सावधान रहे, उनके मामले में सावधान रहे। हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। आगे हमारे दोस्त आ गए। अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो। त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला सर। मेरा इतना ही कहना है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखे, और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें हम सहयोग करें। बता दी आपकी बात में काफी दम है। मजा चुपचाप कभी नहीं लेना चाहिए। श्री कपिल सिब्बल। Thank you, Chairman, sir. I rise to oppose the bill and thank you for this opportunity to participate in this debate. मैं थोड़े संक्षेप में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं, कोई विवादित बात नहीं करूंगा। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता।
और इतिहास में तो ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ, और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वह खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं एज फार एज द 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स in this country in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी यह है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। और आप हमें ये आश्वासन दो
you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when they want to give away their self-acquired property. दूसरी बात ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। तीसरी बात मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा, और ये बात आपको वैसे जाननी चाहिए, शायद मालूम नहीं आपको बताया या नहीं, लेकिन ये जो बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है, पहले भी था। इसमें कोई नॉमिनेट नहीं होता था। मैं आपको बताता हूं क्या वो स्टैट्यूटरी बोर्ड था। मोस्ट नॉमिनीज वर ऑफ द गवर्नमेंट, पहले भी। MPs are there, judges of Supreme Court, High Court, civil servants were there. And the chief executive officer of the board is a civil servant. Government can give directives to the board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the government. ये तो पहले स्थिति थी। तो अगर सरकारी यहां नियुक्ति थी तो गलत कौन काम कर रहा था? आपने उसको क्यों सुपरसीड किया? सब नॉमिनी क्यों अपने रखवा लिए? अरे भैया, पहले भी तो स्टैट्यूटरी बोर्ड था, तो आपने प्रावधान क्यों लाया? ये अगर कोई गलती हो रही थी तो मुतवल्ली से हो रही थी। होता क्या था कि मुतवल्ली इसी वक्फ में अब डील कर लेता था और उसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट होती थी। आपको उसको ठीक करना चाहिए था। हम भी आपके साथ हैं। पहली बार मुझे याद है, आई थिंक इट वाज 1954, कि तमिलनाडु के ब्राह्मण ने एक कहा कि हमारे यहाँ मंदिरों में बड़ी गड़बड़ हो रही है, और उसकी वजह से 1954 एक्ट बना। तो गड़बड़ तो सब जगह होगी, आपकी सरकार में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है, वो भी हो रही है, वो ठीक है, वो तो गड़बड़ तो होती है, गड़बड़ तो होती है। तो अब आपने क्या किया? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने क्या किया? आपने कहा कि भैया अगर कोई, सर देखिए, आपने सबको 15-15, 20-20 मिनट दिए, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांगता मैं, थोड़ा सा। सर कपिल जी, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। नड्डा जी ने कहा कि यहां कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। सर देयरफॉर द अदर थिंग आई वांट टू से कि पहले क्या होता था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट होती थी, अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट होती थी, लोगों की अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट, और सरकार भी इस पे कब्जा कर लेती थी। इसलिए जो लिमिटेशन प्रोविजन लाया गया, उसमें यह रखा गया कि जो 12 साल का लिमिटेशन ऑर्डिनरी लॉ में है वो नहीं है। किसी ने गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया, तो अगर लिमिटेशन की बात आएगी तो 12 साल के बाद वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आपने वो वापस लिमिटेशन ले आए, मतलब कि उनका अनऑथराइज्ड कब्जा कायम रहेगा। तो ये तो आप इंक्रोचमेंट्स का साथ दे रहे हो, इंक्रोचर्स का साथ दे रहे हो। मतलब कि जो वक्फ प्रॉपर्टी में गलत कब्जा हुआ है वो कब्जा वैसे ही रहेगा, क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। ये किस किस्म का प्रावधान आप लाए हो? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वक्फ प्रॉपर्टी को कि इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर साथ साथ में आपने ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज द फुल पावर टू डिसाइड एज टू वेदर इट इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। दिस इज व्हाट यू हैव सेड। नाउ what inquiry will the district magistrate have in that case? He will decide on his own, and his decision is final. You were talking about Article 21 of the Constitution and said कि ये जो वक्फ जो काउंसिल है, इनका डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, वक्फ बोर्ड का डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, ये तो चैलेंज ही नहीं हो सकता इन अ सिविल कोर्ट। Which decision of the district magistrate will you challenge in the civil court? You have said in this law that the decision of the district magistrate is final. And when he decides that this property is not waqf property, that cannot be challenged till he gives a final decision. So you can't deal with that property. You give finality to it. और वो जो आपने रखी है बात कि ये जो इंडाउमेंट्स हैं, ये जो वक्फ है, इसकी जो ट्राइब्यूनल की डिसीजन है ये फाइनल रहता है, ये आपने कहा ना। नो, अगर वो वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल रहता है तो सिविल कोर्ट को तो कोई हक नहीं उसको चैलेंज करने के लिए। यही बात हिंदू इंडाउमेंट्स एक्ट में है। हिंदू इंडाउमेंट्स एक्ट में जो उनका मैनेजमेंट है उसका डिसीजन फाइनल है। थैंक यू कपिल तो अगर हिंदू इंडाउमेंट्स का डिसीजन फाइनल है वो तो आपको कोई आपत्ति नहीं, यहां ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है तो आपको आपत्ति है। थैंक यू कपिल जी। ये है सर। थैंक यू सर। सर लास्ट वन श्री 1 सेकेंड सर, लास्ट 10 मिनट्स सर, लास्ट सर, ओके लास्ट सर। दी ओनली, देखिए ऐसा है 2014 के बाद
आपके पास टाइम बचा ही नहीं है संजय जी। कपिल जी, Sir, just give me a minute. ऑनरेबल मेंबर्स, Sir, just one second. कपिल जी, One second, sir. 1 second. What is the fact of the matter is the problem. 1 second कपिल जी, The, ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। sure. मैंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब, पिछली बार भी कपिल सिब्बल जी जब यहाँ बोले थे तो मैंने कहा था कि सीनियर एमपी बैठ के हमारे साथ में डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेगा तो हम लोग अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कई बातें बोल करके सीधा चले जाते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं सुनते हैं। उनके बोलने से पहले एक दो लोग बोलते हैं तो वो जरूर सुनते हैं, मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा सवाल रख करके चले जाते हैं, फिर वो सुनने के लिए बैठते नहीं। तो रात को जब मैं जवाब दूंगा तो वो तो रहेंगे नहीं। तो इसका ऐसे परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए सर, आप बताइए, क्योंकि ये तो बड़ा समस्या हो गया सर। कपिल जी, एक मिनट, 1 सेकेंड सर, जैसे कि उन्होंने बड़ा, क्योंकि उससे सीनियर होने के नाते उसका सूझबूझ समझ, उसका इंटेलेक्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे कन्फ्यूजन बात करके चला गया। उन्होंने 4 स्टेट का रिलीजियस जो लैंड है उसको वक्फ का साथ में कंपेयर करके कन्फ्यूजन करके चला गया। वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वो सिविल है। यहां उन्होंने एग्जाम्पल गलत देके चला गया, फिर बोलता है कि मेरा जमीन मेरा प्रॉपर्टी है। आप कौन होता है कानून बनाने वाला? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो चले जाएंगे। वो सर नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह भी चले गए हैं। अभिषेक जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं, रोक नहीं सकते सर। वापस आएंगे क्योंकि विप है, बिकॉज ऑफ विप ही विल कम वापस सर। तो जैसे कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूं चेयरमैन सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला? तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है? चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है? आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतना सीनियर होते हुए? आप इस तरह का देश में एक कानून सबके लिए चलेगा तो ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, मगर ये मेरा रिप्लाई का टाइम नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह का आप बात रख करके चले जाएंगे, बाद में आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पड़ेगा सर मुझे। आई विल कम टू यू। मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा। आई विल कम टू यू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। Sir, I'm very sympathetic to Minority Affairs Minister, sir. Every time when finance-related matters also, I face this situation when I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned members are never there. So at least he had the courage to stand up and seek your permission to say. But there were 1 or 2 points on which I want to just give as much of clarification. As much as Minority Affairs Minister says, we are talking to a senior, very senior legal luminary. So I'll humbly submit my facts. If I heard him right, Honorable Member, in Tamil Nadu or in Andhra, and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam. In all this, the HR&C is with the government. Government appointed people monitor it, they execute it, they run it. Second, Tirumala Tirupati Devasthanam, the executive officer, is appointed by the government of Andhra Pradesh. The endowment board has people who are appointed by the government of Andhra Pradesh, and the entire system is completely under the government of Andhra Pradesh, sir. So it is not as if, Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. There is a huge, in fact, it has led to a lot of feeling that Hindu pilgrims have started feeling that only our temples are being completely controlled by government and government appointed men. And it is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It's a matter of concern for all religion.
So it is I'm responding to the honorable member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I've said are welcome to seek the time from the chair rather than shout me down. And therefore, when I put the facts before, because he did refer to the southern states, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, sir. Kapilji. Now, Kapilji. The finance minister, what I said was that yes, you're right, the temples are being managed by the government. So is the Waqf. That is precisely what I said. The statutory appointees are all by government. That is exactly the point I was making. That is exactly the point that I was making. That if the statutory appointees were all of the government, why did you want to bring this amendment in 2024? That's the point. And to you, sir, your answer to you, you said that there are trusts. Yes, there are trusts. But you know, under the Code of Civil Procedure, when there is a trust, the property belongs to the trust. But there's a difference between Awqaf and trust. Awqaf, the land once donated, belongs to God. Please round up. It doesn't belong to the trust. Kapilji, round up now. Sir, it belongs to God. You cannot sell it ever. A trust can sell property. Waqf property cannot be sold. And Waqf property can be donated for religious purposes. It can be donated for shelter homes. It can be donated. Allow me. Don't interrupt now. It can be given for schools. It can be given for schools. It can be given for graveyards. It can be given for the benefit of women, and once given, it can't be taken back, unlike trusts. Thank you. So therefore, there's a difference. Thank you, Govind. No, sir, one last thing. Only one. Okay. Because, sir, they are and I'll come to vote against you, not to worry. And I listen to you. Now, one last thing, sir. They say we have abolished waqfs by user. That's what they have said. Now, so there's a Supreme Court judgment that they rely upon. That is the Babri Masjid judgment. Please note, the Honorable Minority Affairs Minister should note, paragraph 1134 of the Babri Masjid judgment, which says Waqf by user is an accepted mode of creating a Waqf. Thank you, sir. Thank you. Please honor the judgment that you extol the virtues of to the rest of the country. Honor that judgment. And it says Waqf by user is a matter of evidence. And in fact, Waqf by user is established pursuant to the board, that is the board, statutory board, sending out special people who are assessors as to whether, in fact, this is an actual Waqf or not. Thank you, Kapilji. And these are specialists. Thank you. He must know. He's the minister. Thank he must know the facts before he makes a statement. Thank you. These are specialists. You are abolished the specialists. Shri, now the district management will decide, and what will happen? Kapilji, you said, you made your point. No, but this is not fair, sir. This is not fair. Thank you. They interrupted without knowing what an actual Waqf is. Kapil, we have no knowledge of what a Waqf is. He is comparing it with a trust. Waqf is not a trust at all. Sir, just 1 second. Last. No. 1 minute. Kapilji. Only 1 minute, sir. Only, not more than 1 minute. No, Kapilji. Sir, 1 minute. Kapilji. 1 minute. 1 minute. Kapilji, you have diverted yourself. No, you diverted. Mike. No, Kapilji, it can't. No, your time. 1 minute, sir. 3 minutes. Sir, you have given extended to 10 half minutes. an hour. You have given half an hour to other people when you were to give 10 minutes. Give me one. 3 minutes. Problem. Shri Harish Bilan, 7 minutes. Shri Harish Bilan, please. Thank you. We have to proceed with the House. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shri Harish Bilan. Yeah. Yes, Shri Harish, your time starts now. Thank you. Thank you, Chair. Thank you, Chairman, sir. वैसे मुझे आज कपिल जी आपने एक ही झटका दिया है, अभिषेक जी कई देकर चले गए। आपने एक कानूनी व्याख्या की कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों का भी होना चाहिए, विमेन का भी होना चाहिए। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो, यही देश का कानून है। बेटे को दो, बेटी को दो, दोनों को मत दो, किसी और को दो। Shri Harish Biran, your time starts now. We'll add 1 more minute, which is over. Come on. Thank you, Chairman, sir.
On behalf of my party, the Indian Union Muslim League, I stand here to oppose the bill which is unconstitutional, which is against the principles of secularism, which is against the principles. तो वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी, मजेदार चर्चा हो रही थी। कपिल सिब्बल जो आरोप लगा रहे थे या जो आपत्ति उठा रहे थे, उसका जवाब जो है किरण रिजिजू ने दिया, उसका जवाब भी दिया। लेकिन लास्ट में जो धनखड़ साहब ने जो कहा, जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उन्होंने भी जो कहा वो काबिल तारीफ है, क्योंकि वो भी एक वकील है और दो वकीलों के बीच में जब बहस होती है तो सुनना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो आप बेटे को भी दे सकते हो, बेटी को भी दे सकते हो, चाहे तो किसी को भी नहीं दे सकते हो, चाहे किसी तीसरे को भी दे सकते हो। क्योंकि कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये एक्ट के हिसाब से बेटी को कम और बेटा को ज़्यादा दिया जा रहा था, जबकि वक्फ में ऐसा नहीं है। तो उसे उन्होंने चेयरपर्सन होकर के उन्होंने क्लियर किया। मज़ेदार बहस चल रही है, अभी और भी चलेगी और देर रात तक जो है ये बहस जो है जारी होने, खत्म होने के बाद से वोटिंग होगी, उसके बाद राज्यसभा में से पास कराने की प्रक्रिया होगी और जो नंबर से बीजेपी के पास से ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगी। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे साथ आज जो मेहमान है नित्या पारिक जी हैं। नित्या जी आपका स्वागत है। अनिल गर्ग जी हैं, सतीश बघेल जी हैं। सतीश बघेल जी अभी दिख नहीं रहे, सतीश बघेल जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। नित्या, हम लोग चर्चा किसी दूसरे मुद्दे पे करने के लिए बैठे थे, लेकिन आज चूंकि वक्त चल रहा है तो मैंने कहा चलो आज नित्या जी से, और सतीश बघेल जी आ गए। सतीश जी भी आपका भी स्वागत है। नित्या जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए आराम दूंगा, पहले सतीश बघेल जी को करूंगा कि कांग्रेस के हैं और विपक्ष को टाइम देना चाहिए, इसलिए मैं सतीश बघेल जी को ज़्यादा टाइम देता हूं। नाराज़ भी हो जाते हैं हमसे कि आप मुझे टाइम नहीं देते। सतीश जी, जो विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से वक्फ बिल का, ये विरोध कितना जायज़ है? हालांकि अभी बहस चल रही है, लोकसभा में जो हुआ देर रात तक हम लोगों ने नहीं देखा, आपने भी देखा होगा, लेकिन अभी तक जो पॉइंट बना हुआ है जिसको कहें कि विवाद की जो जड़ है वो कि वक्फ जो है वो क्या मजहबी प्रॉपर्टी है, क्या उसे मजहब के तरह ट्रीट करना चाहिए या एक सिविल ट्रस्ट की तरह उसे ट्रीट किया जाना चाहिए? इसी को लेकर के मुझे लग रहा है कि बहस जो चल रही है। अभी भी जो कपिल सिब्बल जी जो कह रहे थे वो भी इसी बिंदु पर, इसी बिंदु के आसपास थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी लॉयर हैं, जानकार हैं, वक्त मुझे लगता है कि आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, जरा सा अपनी आपत्ति, कांग्रेस की आपत्ति क्यों है, मैं चाहूँगा एक बार आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुँचे। देखिए, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे डिस्कशन होना चाहिए जी, और विपक्ष की बात को मानना चाहिए। और आपने कहा कि ये सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इंडिया में ऐसे ट्रस्ट, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो भी ट्रस्ट है, और ऐसे रिलीजियस ट्रस्ट मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में होंगे इंडिया में, और सबके पास अपनी अपनी जमीनें हैं, अपना अपना ट्रेजरी है, बड़ा एक राजस्व है, और उसके अंदर मैं अगर हिंदू रिलीजन की बात करूं तो उस बोर्ड में जो सदस्य होते हैं, जिन सदस्यों को कंप्लीट पावर होती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अन्य धर्म का कोई सदस्य होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई पारसी या बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, इवन जैनी भी नहीं। जो हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म से इन धर्मों का निकास हुआ है या ये हिंदू धर्म के और इनकी जो रूट है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, देखिए, इन सब पे जो बहस थी, इस पे जो सारी चीजें क्लियर हो गई है, लोकसभा में भी अब राज्यसभा में चल रहा है। जो मेन जो कंटेंशन जो कहें कि जो विवाद था, विवाद क्या था? विवाद ये था 40 और 3। ये विवाद ये था कि भाई आपने जिसकी संपत्ति पे हाथ रख दी वो संपत्ति वक्फ की हो गई, तो ये किसी दूसरे ट्रस्ट के पास तो ये अधिकार नहीं था ना, इसलिए दूसरे ट्रस्ट से इसको कंपेयर करना मुझे लगता है कि ज्यादती होगी। फिर तीसरा है कि आप अगर किसी पे हाथ रख करके उसे अधिकार में ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी अपील जो है कहीं दूसरे कोर्ट में नहीं हो सकती। तो यही मुख्य जो विवाद था, और इसी मुख्य विवाद को निपटाने के लिए ये जो है अमेंडमेंट लाया गया। अगर मैं सही हूँ अनिल गर्ग जी तो आप मुझे सही करेंगे, मैं वापस जी मैं आऊँगा, जरा सा इनको सतीश जी को एक बार सुन लूँ। जी सतीश जी। मुकेश जी, लास्ट टाइम मैं आपकी डिबेट में था और उस दिन भी वक्फ पे बात हुई थी, और आपने कहा था कि वक्फ के लिए ट्रिब्यूनल है, उसके अलावा कोई किसी को कहीं भी जाने की पावर नहीं थी। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने पाया कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग इस पे 40,000 मैंने उस दिन भी आपको क्लियर किया था सतीश जी, मैं आज भी क्लियर कर रहा हूं कि वो जो कल इसमें जो अमित शाह जी हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया था। ये जो है ना, ये जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने वाला मामला नहीं है, उसमें वो सिविल मैटर है जो कि कोर्ट में इससे रिलेटेड लेकर के डिस्कस किया जा रहा है, इसीलिए आप नहीं चैलेंज कर सकते।
अब बड़े विद्वान हैं लोग हमारे साथ जो संसद में बैठे हुए हैं, उन्होंने चर्चा की है और इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं, अनिल गर्ग जी के पास आएंगे उसके बाद आपके। जी अनिल गर्ग जी, अनिल जी आवाज आ रही है आपको? साथी बोल रहे हैं जी, आपने बोला वकील। अनिल जी की आवाज लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या है। नित्या जी मैं चाहूंगा कि आप नेटवर्क हाँ जी बोलिए अनिल जी। ये रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है, ये एक वैधानिक बॉडी है, ये एक सरकार द्वारा बनाया हुआ एक वैधानिक बॉडी। आप समझिए फर्क, मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो जो बोर्ड है वो वैधानिक बोर्ड नहीं, वो एक ट्रस्ट है। लेकिन प्रचार ऐसे किया जाता है सरकारी तंत्र हो, तो वो जो फैसला करता है सरकार ने कर दिया, और एक माइनॉरिटी कमीशन है वो वैधानिक बॉडी है। तो दोनों में फर्क समझिए, जो माइनॉरिटी कमीशन है वो वैधानिक बॉडी है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो एक ट्रस्ट है। ऐसे ही जिन हिंदू ट्रस्ट की आप बात करो वो रिलीजियस ट्रस्ट है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक वैधानिक बॉडी है जिसको सरकार अमेंडमेंट करती है, सरकार ही इसको बनाती है, सरकार ही नियुक्त करती है। इसलिए इसको आप एक रिलीजियस ट्रस्ट ना कहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी आप बात कर रहे थे कि जो इसका ट्रिब्यूनल है उसमें आप जाते हैं तो उसके फैसले को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। आप 2013 में जो अमेंडमेंट किया कांग्रेस ने, उसको करना पढ़िए। जब आप 2013 का अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये चैलेंजेबल नहीं था उस समय। अभी जो होगा वो अलग बात है, लेकिन उस समय नहीं था ये। बिल्कुल सर अनिल जी मैं रोकना चाहूंगा नित्या जी के पास जाऊंगा। हमारे पास समय की कमी है, मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बोल दिया था कि चूंकि राज्यसभा में बहस चल रही थी, हम उसको दिखाएंगे ज्यादा। नित्या जी के पास आएंगे। नित्या जी, आपको क्या लगता है कि जो राज्यसभा में पास हो जाएगा? नंबर्स तो आपके पास है जी। नित्या जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। म्यूट की आवाज, अनम्यूट करें अपने आप को नित्या जी। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि बहुत ही जल्दी, जिस तरीके से कल रात में वक्फ बोर्ड का हमने देखा है वोटिंग परसेंटेज, और जिस तरीके से लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आज रात में पास होगा। अभी हम कपिल सिब्बल जी को सुन रहे थे और उन्होंने जो रेशियो बताया कि 32 वक्फ बोर्ड ये पूरे कंट्री में बने हुए हैं, और जो उन्होंने 4 स्टेट्स के बारे में बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट में 10 लाख से करीब 10 लाख एकड़ से आसपास की भूमि भाई रिलीजियस टेम्पल के उसमें है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि रिलीजियस टेम्पल यानी कि आप धार्मिक स्थलों के लिए 10 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी को आप टारगेट करके वक्फ बोर्ड के साथ उनका आप जो कनेक्शन बता रहे हैं या उसको कंपेयर कर रहे हैं, आप ये कैसे भूल गए कि वक्फ बोर्ड जब गठित हुआ था तो वक्फ बोर्ड ग्रेवयार्ड बनाने के लिए गठित हुआ था। यानी कि जो, मैं माफी चाहूंगी, जो मुर्दा जो है उनको गड़ाने के लिए वो जमीन वक्फ बोर्ड ने मांगी थी, इसीलिए वक्फ बोर्ड का संशोधन किया गया था कि जिस परंपरा के हिसाब से। मुझे लगता है कि आप ये भी नहीं है ऐसा। वक्फ बोर्ड डिफरेंट चीज है, वो रिलीजियस नहीं है, इसलिए चूंकि वो रिलीजियस नहीं है इसलिए उसको, वो चूंकि मजहबी संगठन नहीं है तो इसलिए उसको जो है आप भारत सनातनी मंदिर के ट्रस्ट के साथ जो है आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये बात मुझे लगता है किरण रिजिजू जी ने इसे साफ कर दिया। और मुझे लगता है कि अभी एक चीज और नित्या जी, आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड अगर पहले तो सिविल मैटर है, उसके बाद उसे किस चीज के लिए यूज किया जाता है। जब ये कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में हिंदू लोग भी अपने लैंड दे सकते हैं, और लेकिन उस कमिटी में हिंदू कमिटी मेंबर नहीं बन सकता, तो ये कहा कि उनकी नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी जो होमवर्क करने की जरूरत है नित्या जी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत है, हमारे पास समय की कमी है। मैं ठीक है, मैं गर्ग जी के पास जाऊंगा। गर्ग जी तुरंत, हमारे 10 सेकंड का टाइम है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है जी। अभी तो कपिल सिब्बल की जो आप बात कर रहे थे ना, कपिल सिब्बल देश के बहुत बड़े वकीलों में आते हैं, लेकिन साधारण सी बात बता रहे थे, वो मिसलीड कर रहे थे वहां के संसद को। क्या बता रहे थे कि खुद की कोई संपत्ति अगर किसी ने खुद अर्जित की है तो उसमें बेटी का हिस्सा होना चाहिए, बेटा का हिस्सा होना चाहिए। अरे भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है जो बाद में चेयरमैन साहब ने, उपराष्ट्रपति साहब ने बताया। खुद की कमाई हुई तो आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर मुकेश जी आप अपनी कमाई अनिल गर्ग को देना चाहे उसमें भी कोई रोक नहीं है। आप भी अपनी कमाई दे सकते हैं सर, आपको भी रोक नहीं है। बिल्कुल
तो मेरा ये कहना है, बिल्कुल। इतना बड़ा वकील, मतलब ऑन ए देश लाइटर के- नोट सर, ऑन ए लाइटर नोट आपसे सबसे माफी मांगते हुए मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा, क्योंकि अभी राज्यसभा में बड़ा हॉट डिस्कशन चल रहा है और हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश बघेल जी आपका, और अनिल गर्ग जी आपका, नित्या पारिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय कम दिया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे जब इस पर चर्चा होगी तो पूरा समय भी देंगे आपको और पूरी चर्चा भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।